प्यारे साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मेरे भाई सभी साथी लगे होंगे। हम लोग देख रहे हैं साथी यूपीएसआई और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही शानदार क्लास होगी आपकी। आज सेशन नंबर देखो, प्रैक्टिस सेट सेशन नंबर कितना होगा, 6 हो जाएगा। आपने 5 प्रैक्टिस सेट कर लिया है और इस पांचों प्रैक्टिस सेट को जो साथी निरंतर कर रहे हैं वो बिल्कुल इनमें जितने भी सवाल देख पा रहे हो वो सर यूपीएसआई में कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में बने हुए हैं। ठीक है, चाहे वो 2016 का हो, चाहे 2021 का हो या 17 वाले का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सवाल के पैटर्न को देखेंगे, सवाल के लेवल को देखेंगे, किस तरीके के सवाल यूपीएसआई में पूछे गए हैं भैया, उससे अप टू डेट पहले हम हो जाएं, सभी सवालों से हम रूबरू हो जाएं, सभी सवालों को हम जान लें। जब सभी सवालों को हम जान लेंगे, सभी सवालों को अच्छे से पहचान लेंगे, तो हम एग्जाम में जब बैठेंगे ना, तो उस टाइम हमारे जो सवाल होंगे, जो तरीके होंगे, बिल्कुल टिक टू पॉइंट पे जाके बैठ जाएंगे। तो साथी आज हम देखेंगे, आज हमारा जो ये क्रैश कोर्स नुमा बना हुआ है हिंदी स्पेशल के तौर पे प्रैक्टिस सेट नंबर जो 6वां है, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ भैया, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक करेंगे और अन्य सभी साथी तक बिल्कुल भेजने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई, आपके जितने भी यार मित्र दोस्त सोशल मीडिया के जो भी सगे संबंधी हैं, उन सभी साथियों तक एक बार सेशन को शेयर करेंगे और उसके बाद आएंगे आप कहाँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में। चलो भैया अब चालू करते हैं। सब लोग तैयार हो गए हो ना? एक बार सभी साथी बताएंगे भैया हम तैयार हैं, अब आप चालू करिए। एक काम आपको करना, साथ साथ आप कमेंट में बिल्कुल बताते चले साथी कि आपका कौन सा रिजल्ट आ रहा है, आप किस प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं, क्या आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, ये भी आप बिल्कुल जवाब देंगे। तो आ जाओ भैया, बिना देरी किए सबसे पहले आपके सामने पहला सवाल लगा दिया गया। स्लाइड पे आपको पहला सवाल दिख रहा है, यहां पे इस पहले सवाल का जवाब देना है। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष महाप्राण है? दो सवाल बन जाता है हमेशा, देखो अघोष भी है और क्या साथी महाप्राण भी है, तो बिल्कुल याद होना चाहिए। सर अघोष वर्ड किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं? तो जवाब कौन सा सही होगा? क्या सर छा? ये देखो साथी, क्या छा है और आगे क्या दिया सर, चा है, हलंत लगा हुआ है, सबके नीचे देख लो ता है, खा है। तो बताओ कौन सा अघोष है और कौन मेरे भाई उसी में अघोष और महाप्राण दोनों है? तो बिल्कुल साथी जवाब होगा सर छ, ज, त और ख। यहां पे आपसे पूछूं अघोष वर्ड कौन से हैं, आपसे पूछा जाए मेरे भाई अघोष वर्ड कौन से हैं, तो जवाब क्या दोगे? बोलोगे सर प्रत्येक वर्ग का। क्या लिखोगे? प्रत्येक वर्ग का। यहां ध्यान से देखना, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ड, पहला एवं दूसरा वर्ड, पहला एवं साथी कौन सा वर्ड? तो बोलोगे भाई सब दूसरा वर्ड जो है वो क्या है? तो बोलेंगे पहला और दूसरा वर्ड अघोष है। वो पहला और दूसरा वर्ड क्या होता है? अघोष होता है। अगर सघोष की मैं बात करूंगा तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड जो होता है वो सघोष के अंतर्गत रखते हैं। महाप्राण क्या है मेरे भाई, इसके बारे में देख लो। महाप्राण वर्ड कौन से? सर महाप्राण की अगर हम बात करते हैं आपसे तो ध्यान से देखना, महाप्राण सर प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, कौन सा साथी? दूसरा और चौथा आप लिखेंगे बिल्कुल। दूसरा और चौथा वर्ण जो है भाई, दूसरा और चौथा वर्ण जो है वो क्या साथी? बोलोगे सर दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण हो जाएगा। दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा साथी? महाप्राण हो जाएगा। अघोष की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग में देखो भैया का आएगा, देखो का और खा। अगर यहां से मैं आपको बताऊं सर, ये प्रत्येक वर्ग का खा हो जाएगा और भैया चा और छा हो जाएगा, चा और छा हो जाएगा। देखो चा छा, उसके बाद ट थ हो जाएगा ना, ट ठ, ट एंड ठ हो जाएगा भैया। यहाँ पे लिखोगे ता और था होगा और देखो मेरे भाई प और फ हो जाएगा। ये सब के सब अघोष वर्ड हैं, ये सब के सब कौन से वर्ड होंगे? अघोष वर्ड। महाप्राण की मैं बात करूंगा तो सर दूसरा और चौथा वर्ड खा है और क्या है? घा है। उसके बाद भैया चा छ, देखो छ हो जाएगा, च छ हो जाएगा और ज झ हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो ट ठ, ठा हो जाएगा, ड और क्या आएगा भैया? ढ आ जाएगा। यहाँ पे देखो ता थ हो जाएगा, दा धा हो जाएगा और देखो यहाँ पे प के बाद फ आता है, बा के बाद क्या आता है? प फ ब और इसके बाद आएगा भ। ये कौन से वर्ड हो जाएंगे? सब सर साथी महाप्राण हो जाएंगे। तो बोलो क्या है भैया, ये झा जो है पूछ के रखा सर महाप्राण होना चाहिए और अघोष होना चाहिए। तो सर ये तो महाप्राण है लेकिन ये सघोष की लिस्ट में आता है, ये गलत हो जाएगा। सर ये तो अघोष है लेकिन अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, सर ये गलत हो जाएगा।
ठीक है भाई। ता कैसा सर, ये भी क्या होता सर, ये तो अघोष है लेकिन ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका मेरे साथी कौन सा सही होगा, डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि खा जो भैया है वो अघोष भी है और खा देखो महाप्राण भी है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी पहले क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखना, बिल्कुल सभी साथी बताएंगे, बिल्कुल शानदार जवाब है, बिल्कुल चुटकियों में इसका आंसर देंगे। क्या होगा सर, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? संज्ञा में भैया, संज्ञा में कितने प्रकार बताए गए? 5 प्रकार बताए गए, जिसमें से राम क्या तो साथी, राम एक नाम का नाम है, क्या जातिवाचक होगा व्यक्तिवाचक? सर राम से किसी जाति का बोध नहीं होता, व्यक्ति का नाम है राम, तो एक व्यक्ति के नाम होने के नाते इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आप बताएंगे पुल्लिंग शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है और स्त्रीलिंग से हमें भैया स्त्री जाति का बोध होता है, तो क्या पुल्लिंग नायिका होगी? बिल्कुल सर है। लेखिका ये भी है, वधु ये भी है, सर धावक। बताना पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। सर नायिका तो ये स्त्रीलिंग है, लेखिका सर एक स्त्रीलिंग, वर वधु, वधु देखो क्या होता है स्त्रीलिंग, इसका वर क्या होगा? पुल्लिंग होगा। लेखक पुल्लिंग है, लेखिका स्त्रीलिंग है। नायक पुल्लिंग है, नायिका क्या होगी मेरे भाई? स्त्रीलिंग होगी। तो देखो ये धावक वर्ड जो है वो क्या हो जाएगा साथी? पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी शेष तीनों विकल्प किसके हो जाते हैं? वो स्त्रीलिंग के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके सामने आते हैं। सर निम्नलिखित में किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता? मतलब एक सा नहीं रहने का अर्थ क्या है साथी? बोलोगे वह कौन सा वचन है जो एक सा नहीं रहता, अर्थात निरंतर बदलता रहता है या उसके रूप बदल सकते हैं? अगर मैं बोलूं सर काका, काका को देखो, काका होते हैं ना, तो काका को क्या काके या काकी बुला सकते? ना सर, काके और काका नहीं बना सकते, बहुवचन नहीं बना सकते, स्त्रीलिंग की कोई बात ही नहीं है, तो इसका तो बहुवचन नहीं बना सकते हम। भैया चाचा का चाचे कर सकते हो? ना सर, इसको भी हम नहीं बना पाएंगे। भैया फूफा फूफे नहीं बना पाओगे। सर बेटा, बेटा तो एक वचन है और यहाँ पे बेटे लगा दें भैया, बेटे लगा दे तो ये देखो अलग हो जाएगा। इस तरीके से सर शब्द का वचन एक सा नहीं रहता, अर्थात बदलता रहता है। वो वर्ड कौन सा होगा सर? बेटा वर्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कर्ता ने, कर्ता के ने, देखो ध्यान से, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? बताना। अब बताओ ने का कहाँ प्रयोग करते हैं? अब ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, इसका जवाब देना आप। क्या सामान्य भूतकाल में होता है, सामान्य वर्तमान काल में होता है, संदिग्ध भूतकाल में होता है भैया, कि सामान्य भविष्य काल में होता है? बिल्कुल इसका जवाब देंगे। अगर मैं इसका एक सेंटेंस लिखता हूं तो देखना मेरे भाई, इसका एक सेंटेंस लिखता हूं, राम ने रावण को मारा, लिखता हूं इसका एक सेंटेंस, आप समझ पाओगे। राम ने रावण को मारा, तो बताओ इसको, देखो राम ने रावण को मारा, क्या भैया? अब ये बता पाओगे आप? सर यहाँ पे ने का तो प्रयोग कर लिया गया, ने का तो प्रयोग कर लिया गया, लेकिन इस ने का प्रयोग किसके सेंस में किया गया है? क्या सामान्य भूतकाल के सेंस में किया गया है कि सामान्य वर्तमान? सर वर्तमान की कोई बात ही नहीं कर सकते हम। संदिग्ध, सर संदिग्ध होता तो मारा नहीं, वहां पे संदेह लगाते, तो ये सर मारा वर्ड जो है ये स्पष्ट कर दे रहा है कि वो राम ने ही मारा, तो ये संदिग्ध नहीं है। सामान्य भविष्य काल, सर भविष्य काल की बात ही नहीं, मारा है तो भैया वो क्या हो जाए? सामान्य भूतकाल की बात हो रही है। बकिया 3 विकल्प जो भैया ये उचित नहीं है। उचित विकल्प कौन सा है? सामान्य भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? आपको पता होगा कि सर्वनाम के मेरे भाई पूरे 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब उन 6 भेदों का नाम क्या होता है? आप जानते हो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, सर हाँ है ना भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, एक संबंधवाचक सर्वनाम, एक होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक सर्वनाम और एक होता है मेरे भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अगर सभी सर्वनामों को लिखना चाहते हो तो बिल्कुल साथ ही लिख सकते हो। एक क्या लिखोगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या लिखोगे भाई? पुरुषवाचक सर्वनाम। एक हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा लिखेंगे क्या भैया? निश्चयवाचक सर्वनाम लिख लो। क्या लिखोगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल लिखेंगे साथी,
निश्चयवाचक सर्वनाम। एक और अन्य लिखना। अगला क्या हो जाएगा सर, निश्चय के बाद अनिश्चय, अनिश्चय हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है भाई, आगे लिखते हैं हम। अनिश्चय के बाद लिखना साथी, यहां इसके बाद क्या लिख सकते हो सर, अनिश्चय के बाद संबंध लिख लो, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम लिखेंगे भाई, संबंधवाचक सर्वनाम। अभी इसके मूल सर्वनामों की संख्या भी लिख सकते हैं सर। इसके बाद लिख लो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम, एक क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, एक मेरे भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और एक और लिखेंगे साथी, और वो क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहां पर निजता का बोध हो, खुद का बोध होता, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। ये सर्वनामों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी बोलोगे साथी, ये सर्वनामों की पूरी 6 संख्या हो जाएगी। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, और क्या होगा, निजवाचक हो जाएगा। बोलो यहां तक सभी भाई को तैयार हो जाएगा। क्या आप एक बार मेरे साथ इस चीज को बोल सकते हैं ना, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, उसके बाद साथ ही प्रश्नवाचक, उसके बाद क्या आएगा, बोलोगे सर निजवाचक आएगा। अगर मैं पूछूंगा आपसे सर पुरुषवाचक में क्या होगा, सर पुरुषवाचक का जो वर्ड होता है मूल सर्वनामिक संख्या, वो होता मैं और तू होता, क्या होगा, मैं और तू होगा। निश्चयवाचक में सर क्या लिख सकते हो सर, यह वह लिख सकते हो, और यह से ही ए बनाएंगे, वह से वे बनाएंगे। सर निश्चय में क्या होगा, निश्चय, अनिश्चय में सर यह और वह हो जाएगा। अनिश्चय की बात करेंगे सर, कोई आया है, कोई वर्ड एक होता सर, कुछ वर्ड भी लिख सकते हो मेरे भाई, ये भी हो जाएगा किसमें, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। सर संबंध में क्या लिखोगे, सर संबंध में जो सो, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो बिल्कुल सर ये देखो हो जाएगा, जो और सो संबंध को दर्शाता है, संबंध को दर्शाता। भाई प्रश्नवाचक की मैं बात करूंगा तो कौन हो जाएगा, बोलोगे प्रश्नवाचक में क्या होगा, बोलोगे सर कौन होगा, कौन होगा और क्या होगा, देखो है ना, कौन होगा और क्या होगा। अगर मैं निज की बात करूंगा, निज या खुद के लिए क्या करोगे साथी, निज और खुद के लिए हम वर्ड लगाते हैं आप या तू वर्ड लगा लेते हैं भाई, आप या तू वर्ड लगा लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं सर मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो बोलोगे सर मूल सर्वनाम की संख्या, मूल सर्वनाम की संख्या की बात की जाए, मूल सर्वनाम की संख्या, तो बोलोगे साथी मूल सर्वनाम की जो संख्या है वो 11 है। वो 11 कौन कौन से साथी, ये देखो 11 है ना, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, ये मूल सर्वनामों की संख्या 11 हो जाती है। ठीक है मेरे भाई, ये कहीं किसी भाई को दिक्कत नहीं होगी, सब साथी बिल्कुल शानदार तरीके से नोट कर लेंगे। और इसका विकल्प कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। आपको पता होगा सर धातु होता है, और धातु के बाद एक में आता ना प्रत्यय, मूल क्रिया बनती है, उसके बाद सब प्रथम प्रेरणार्थक होगा, उसके बाद द्वितीयक प्रेरणार्थक होगा। तो आपको प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, जैसे मूल शब्द एक मूल क्रिया हो जाएगी, मूल क्रिया में क्या होता है सर, ना प्रत्यय लगाता है। और देखो जो प्रथम प्रेरणार्थक होता है, जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है सर, उसमें आना वर्ड लगता, प्रथम प्रेरणा में सर आना वर्ड लगता है। और क्या भैया द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है ना, द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या लिखोगे सर, द्वितीय प्रेरणार्थक में लिखेंगे वाना प्रत्यय। क्या लिखोगे भाई साहब, तो बोलोगे द्वितीय प्रेरणार्थक में हम लिख सकते हैं वाना प्रत्यय लिख सकते हैं, लिख पाओगे। द्वितीय प्रेरणार्थक में, द्वितीय प्रेरणा में क्या होगा सर, देखो वाना प्रत्यय होगा, इसमें आना होगा, उसमें वाना हो जाएगा। जैसे कुछ मैं वर्ड लिखता हूं, ध्यान से लिख देता हूं, तो लिख में सर क्या बनता है, लिख में बनाओगे, ये देखो मूल धातु की बात करें तो धातु में क्या होगा, लिख, और लिख में क्या लगाओगे सर, लिख में लगाऊंगा ना, तो ये हो जाएगा लिखना। और यहां पे इससे बनाओगे तो क्या बनेगा, लिखाना, क्या बन जाएगा सर, लिखाना, खुद नहीं लिख रहा किसी से लिखवा रहा। और यहां पे देखो बनाओगे सर, लिखवाना हो जाएगा, है ना, लिखवाना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे और भी सेंटेंस बना सकते हो सर, पढ़ लिख सकते हो, तो पढ़ से क्या बनेगा साथी, पढ़ना बन जाएगा। आगे क्या बनाएंगे भैया, बोलोगे सर पढ़ाना बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलोगे सर पढ़वाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पढ़वाना हो जाएगा। ऐसे बहुत से वर्डों का आप निर्माण कर सकते हो। तो देखो सर जगाना
सर जगाना प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, सर आना प्रत्यय है। जगवाना सर ये द्वितीय प्रेरणार्थक है, गलत हो जाएगा। जागवाना सर ये सेंटेंस ही सही नहीं लिखा है। जाग सर अगर बोले तो मूल धातु होगी, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा सर? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का सबसे बेहतर जवाब आपका ए है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण क्या है? सर पवित्रता, ये तो क्या है? ये देखो बनाया गया, इसका पवित्रता का विशेषण क्या होगा? क्या पाक होगा? ना सर पाक नहीं है। पवित्रतात्मा नहीं होगा सर, पवित्र होगा। क्या होगा? पवित्र होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह काम उसने ही किया होगा। अब बताओ, यह काम उसने ही किया होगा, इस वाक्य में ही क्या है? ही क्या है सर? ही सेंटेंस पे देखो जोर दे रहा है, देखो ध्यान से। यह काम उसने ही किया होगा, ये निश्चय कर रहा और किसी काम को, किसी व्यक्ति को जो इंगित कर रहा उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। तो बोल सकते हैं ये शब्दों पे दबाव डालता है। तो भैया कालवाचक क्रिया विशेषण निपात वर्ड क्या हो जाएगा? साथी निपात वर्ड हो जाएगा। क्या होगा? तो बोलोगे भैया ये निपात वर्ड हो जाएगा। जो निपात वर्ड होते हैं आपको पता सर, निपात वर्ड में थी आता है, तो आता है, तक आता है, केवल आता है, मात्र ही आता है। ये सब वर्ड किस में आते हैं साथी? ये सब निपात में आते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मुक्ता शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बताना इसका जवाब क्या आएगा सर? मोस्ट एकदम देखो भैया इसका जवाब बताओ। ये बहुत साथी गलत कर देंगे। ये एक ऐसा सवाल ना भाई, ये समझ नहीं आता कहां से जा रहा। तो मुक्ता किसका अर्थ होता है? मुक्ता का अर्थ सर मुक्त होता, मुक्ति होता, मौत होता, मोती होता है। तो पल्ले नहीं पड़ेगा क्या हो रहा सर? बताओ एक बार, सब लोग का शानदार जवाब होना चाहिए सर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना आज सर, मुक्ता जो होता है इसका तद्भव होता है मोती। मुक्ता का तद्भव रूप कौन सा होगा सर? मुक्ता एक अपने आप में बोलोगे सर ये तत्सम रूप है, और मुक्ता का तद्भव रूप क्या होता है? मोती होता है। मुक्ता का तद्भव रूप क्या होता है साथी? मोती होता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है? बिल्कुल बताना। बताओ भैया इसमें से कौन सा शब्द जो है, कौन सा उपसर्ग है जो अरबी और फारसी का है? बोलो सर आ है, अन है सर। देखो बे वर्ड, बे से है ना, बेख्याल, बेलफ्ज है ना, बेहया, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे सर ये देखो तीनों के तीनों आ अन उप, ये हिंदी के उपसर्ग है। ये किसके उपसर्ग साथी हो जाएंगे? हिंदी के। और ये किसका उपसर्ग होगा? तो बोलोगे सर ये उर्दू और फारसी का उपसर्ग है, अरबी फारसी का उपसर्ग है। आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। भैया महोत्सव का संधि विच्छेद करो। महो सर ओ की मात्रा आया, और देखो यहाँ पे ओ की मात्रा उत्सव, महोत्सव। देखो यहाँ पे हम लिख सकते सर महा प्लस क्या हो सकता? उत्सव। महा प्लस क्या हो सकता साथी? उत्सव हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं कौन सा विकल्प? तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता कौन सी संधि इसमें दिख रही है? तो बोलोगे सर यहां से निकालूंगा आ, यहां से निकालूंगा बड़ा आ, और ये आएगा ऊ, और आ और ऊ मिलके क्या बनता? ओ बनता है। इस प्रकार ये कौन सी संधि हो जाएगी बताना। तो बोलोगे सर ये जो है ये किस संधि का लक्षण होता है? तो सर ये गुण संधि का लक्षण है। किस संधि का लक्षण मेरे भाई? गुण संधि का लक्षण है। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए सर। आ और ई मिलके, आ और ई मिलेगा तो ए का निर्माण करेगा सर। आ और ऊ मिलेगा, कोई भी हो सकता वो, आ और ऊ मिलेगा सर ओ का निर्माण करेगा। अगर मैं ये तो किसकी संधि होगी सर? ये गुण संधि का उदाहरण है, या गुण संधि के लक्षण हो जाएंगे। अगर मैं बोलूंगा सर आ के साथ ए बनेगा तो क्या बनेगा? बोलोगे ए बनेगा। और आ के साथ साथी ओ बनेगा तो बताओ ओ या औ बने तब भी क्या बनेगा सर? औ बनेगा। ये किसका लक्षण हो जाएगा सर? ये वृद्धि संधि का होता है, वृद्धि संधि का होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूं सर दीर्घ संधि का बताओ क्या होगा? तो दीर्घ संधि सर चाहे आ आए, आ के बाद कोई भी आ आए वो अपने आप का बड़ा होता है। ई आता है, ई के बाद कोई भी ई आए, चाहे बड़ी वाली चाहे छोटी है, अपने आप की बड़ी हो जाएगी। छोटा ऊ चाहे छोटा हो मेरे भाई, छोटा ऊ चाहे बड़ा हो, उन दोनों के मिलने के बाद किसका होता? बड़ा ऊ का ही निर्माण होता है। री के बाद कोई भी री आए, चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, उसके बाद किसका निर्माण होता है सर? बड़ी वाली री का निर्माण होता है। बिल्कुल साथी बता पाएंगे। मैं और आपको यहां से बता, यड़ में क्या होता है? यड़ में बोलोगे क्या होगा? तो बोलो सर इको यड़ची, इको ई का या हो जाता है, ई का या हो जाता है। ऊ का क्या होगा साथी? ऊ का वाह हो जाता है। मैक्सिमम आपको उदाहरण देखने को मिलते हैं सर। यड़ के बाद कौन सी होती? अयादि संधि।
अयादी संधि में क्या होता है? बोलोगे सर अयादी संधि की बात करें तो जब ए आता है इस ए को अय लिखते हैं, ए को अय लिखते हैं। अगर अय आता है तो सर इसको हम आय लिखते हैं। क्या लिखते हो भैया? आय लिखते हैं। अगर भैया ओ आया तो इसको आप क्या लिखोगे सर? औ लिखेंगे। और ये देखो औ आएगा तो सर इसको हम क्या लिखोगे भाई साहब? तो बोलोगे भाई साहब हम इसको आव लिखेंगे। क्या लिखोगे? आव लिखोगे। इस तरीके से महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर महोत्सव का संधि विच्छेद महाद्वंद उत्सव होगा। और कौन सी संधि दिख रही? तो सर गुण संधि दिख रही है। बिल्कुल मैं स्वर संधि के जितने भेद थे उन सभी भेदों को बता दिया आपको। समझ आई होगी क्लास? समझ आई हुई मेरे भाई, मैं आशा कर सकता हूं। निरीह का संधि विच्छेद बताओ। बताओ भैया, निरीह आपके सामने लिखा गया, निरीह में कौन सा संधि विच्छेद है? सर निह धन री है, निह धन ई है, निरी धन ई है, निर्धन ई है। चारों विकल्प में आप बताएंगे कौन सा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। बताओ भैया, इस चारों विकल्पों में बताओ आपका विकल्प कौन सा राइट होगा? तो बोलोगे साथी यहाँ पे जो होता ना, ये कौन सी संधि? सर विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई राइट हो जाएगा। अगर मैं कुछ आपको अन्य उदाहरण बताऊं, जैसे आप जानते हो उदाहरण में निह धन चय, क्या लिख सकते हो भैया? निह धन चय। देखो ध्यान से, क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? निह निह धन चय हो जाएगा। तो अगर हम इसको बनाएं तो क्या बनता है सर? इसका बनता है निश्चय। क्या बनता है साथी? निश्चय बनता है। एक हमने लिख दिया तपह धन वन, क्या लिख सकता हूं? तपह धन वन। और इसका बनेगा तो बनाओगे सर तपोवन। क्या बनाओगे भाई साहब? बोलोगे सर भैया बनाएंगे हम तपोवन। क्लियर है ना? ये कौन सी संधि का उदाहरण होगा? सर व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आजीवन में कौन सा सवर, ये कौन सा समास है? आजीवन का अर्थ होता है जीवन भर। आजीवन का अर्थ क्या होगा मेरे भाई? जीवन भर होता है। और एक ऐसा समास जिसमें प्रथम पद अव्यय हो और इसकी ही प्रधानता हो, वहां पे कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। वहां पे सर कौन सा समास होता है? बोलोगे अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास के और भी मैं उदाहरण लिख सकता हूं, जैसे आमरण लिख सकते हो भैया। क्या लिख सकते हो सर? आमरण लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, इसका ही उदाहरण क्या? आमरण लिख सकते हो। यथाशक्ति लिख सकते हो। देखो यथाशक्ति या शक्ति के अनुसार, क्या लिखोगे भैया? आमरण लिख सकते हैं, यथाशक्ति लिख सकते हैं, यथा रुचि लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो साथी? यथा रुचि लिख सकते हो। ये कुछ ऐसे वर्ड हम लिख सकते हैं जो किसके उदाहरण होंगे? तो बोलेंगे साथी ये सब उदाहरण किसके हैं? अव्ययी भाव समास के। और लिखना सर प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। ये सब किसके उदाहरण होंगे साथी? ये सब उदाहरण हो जाएंगे अव्ययी भाव समास के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे आ जाओ। ज्योति का विलोम शब्द है, बताना। मंद है, दिव्य है, तम। तम मीन्स अंधकार। ज्योति सर, ज्योति का मतलब प्रकाश होगा, तो तम मीन्स क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। आप बस यहां देखेंगे आप, ज्योति का क्या ऑप्शन राइट होगा? सर सी वाला हो जाएगा राइट आंसर आपका। बोलो भाई सही है ना? ये क्लियर है? आगे बढ़ चले, चलो भैया आगे आ जाते हैं। आसन्न का पर्यायवाची बताओ। आसन्न मीन्स क्या होता है? नजदीक। बिल्कुल सर यही सही होगा। तैयार नहीं होता है, कुर्सी भी नहीं होता, प्रतीक्षा भी नहीं होता है। आसन का क्या होता है? नजदीक हो जाएगा। आसन का क्या हो जाएगा मेरे भाई? नजदीक हो जाएगा। बहुत ही शानदार जवाब होगा। आ जाओ आगे। इनमें से कौन सा शब्द आचरण, लिखो। देखो आचरण शब्द का अर्थ नहीं है। बताओ आचरण मीन्स सर व्यवहार होता है। आचरण मीन्स आदत भी होती है भैया। आचरण मीन्स चाल चलन होता है। आचरण मीन्स भैया चरित्र भी होता है, चरित्र भी होता है। आचरण का क्या होता है? आकांक्षा का मतलब होता है इच्छा। आकांक्षा का मतलब क्या होता है भैया? इच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे आचरण से आकांक्षा का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ आगे। पीने की इच्छा रखने वाला, बताना क्या कहलाएगा? पीने की इच्छा रखने वाला भैया, तो बोलोगे पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? पीने की इच्छा रखा। प्रेमी सर, प्रेमी नहीं। पापी कहलाता? नहीं भैया, पापी नहीं। धीरोदात्त को बिल्कुल ध्यान देना। धीरोदात्त को क्या कहते हैं? बोलोगे भैया भावनाओं पर जो पूर्ण नियंत्रण रख लेता है, या भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला। क्या लिखोगे? भावनाओं पर, भावनाओं पर, भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला। पूर्ण नियंत्रण, नियंत्रण रखने वाला, रखने वाला क्या कहलाता सर? पूर्ण नियंत्रण रखने वाला बोलेंगे उसे हम धीरोदात्त कहते हैं। और पिपासु का अर्थ होता है पीने की इच्छा रखने वाला। पिपासु का अर्थ हो जाएगा पीने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा रखने वाला।
पीने की इच्छा रखने वाला, बताना ध्यान से। अब बताओ भैया ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको? यहाँ बताओ, एक वर्ड और मैं लिखता हूं आपके सामने सर, पीने की अगर इच्छा हो, केवल पीने की इच्छा, केवल पीने की इच्छा हो कि पाने की इच्छा हो सर, अगर पीने की इच्छा है तो सर पिपासु बोलेंगे, अगर पाने की इच्छा है तब क्या बोलोगे सर? पाने की इच्छा। अगर पाने की इच्छा है तो क्या बोलेंगे साथी? तो बोलोगे सर अगर पाने की इच्छा की मैं बात करूंगा तो वहां पे लिप्सा वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करोगे साथी? वहां पे लिप्सा बोलेंगे। वहां पे क्या लिखोगे? लिप्सा लिख दोगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं विदेश नहीं जाऊंगा, ये तो क्लियर हो गया, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? सर प्रश्नवाचक, सर यहाँ पे प्रश्न नहीं किया जा रहा है। अगर वही पूछता क्यों विदेश नहीं जाओगे तो प्रश्न किया गया, तो वहां पे प्रश्न क्या, कोई बात नहीं, यहाँ पे तर्क संगत नहीं है ये। सर संकेतवाचक, संकेत कर रहा ना सर? संकेत नहीं कर रहा है। विधानवाचक, सर विधान भी नहीं, निषेधवाचक वाक्य है। क्या ये निषेध माने जिसमें क्या किया जाता है? नकारात्मक बात की जाए, कि जिसमें नकारने की बात की जाए, वहां पे होता है, बोलोगे वहां पे हो जाएगा निषेधवाचक सर्वनाम, सॉरी निषेधवाचक वाक्य। और 19 का जवाब क्या हो जाएगा? 19 का जवाब डी हो जाएगा। 19 का जवाब क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी वाला विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, बताना आप क्या? परमार्थ सही है भाई, महर्षि, महर्षि भी 100% सही है। आशीर्वाद बिल्कुल याद रखना, यहाँ पे लग देता है, यहाँ पे गलती करवाने के लिए हमको यहाँ लिखेगा, जबकि ये ऑलरेडी पूरी तरीके से मेरे भी सत्य लिखा गया है। सूर्योदय ये भी एकदम बेहतर है, सही है। तो क्या गलत सर? परमार्थ गलत है। आपसे पूछूंगा सर परमार्थ कैसे लिखोगे, तो जवाब निकलेगा साथी जो परमार्थ, परमार्थ लिखेंगे, परमार्थ ऐसा लिखोगे आप। बोलो ये ऐसा वाला क्या हो जाएगा साथी? सही हो जाएगा। ये परमार्थ बिल्कुल 100% सही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया ये 20 सवाल आपने किया, 20 सवाल में आपके क्या जवाब है? एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में डालना कि आपके 20 सवालों में क्या जवाब आए। अगले 20 सवाल करने से पहले आप एक बार अपने अन्य सभी साथी तक बिल्कुल वीडियो को शेयर करेंगे, बिल्कुल इस सेशन को मेरे भाई अन्य साथी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक एक सेशन के लिए कितनी मेहनत, कितनी लगन के साथ भैया एक एक चीज़ों को खोज के आपके लिए मेहनत की जाती है। तो साथी आपका भी थोड़ा सा वक्त फर्ज बनता है, आप अपने भाई के लिए, आप अपने दोस्त के लिए, साथी के लिए सर एक बार अपने साथी तक शेयर करें सेशन को। ठीक है मेरे भाई, जो भी साथी अभी तक जुड़े हुए हैं बिल्कुल चैनल के साथ नहीं सब्सक्राइब हैं, वो बिल्कुल चैनल के साथ सब्सक्राइब हो जाएंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अन्य सभी साथी तक एक बार शेयर कर देंगे। आ जाए मेरे भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरना। इस ग्रंथ को इतिहास की रचना माना गया है। ये सभी, ये देखो भैया सेंटेंस, इस ग्रंथ को इतिहास की रचना माना गया है से भी एक महत्वपूर्ण, और पूछा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत है। बोलो ये सेंटेंस भैया गलत है। इस सेंटेंस को चलो मैं सही करके दिखाता हूं। अभी लिखते हैं इस ग्रंथ को, क्या लिखते हैं भैया ध्यान से देखना, इस ग्रंथ को, इस ग्रंथ को इतिहास की रचना, इस ग्रंथ को इतिहास की रचना, इस ग्रंथ को इतिहास लिखेंगे एक बार सब साथी भैया। ये देखो सेंटेंस गलत, आप बताएंगे इतिहास की रचना, इतिहास की रचना। उसके बाद क्या लिखते हैं, ये खाली स्थान बनाते हैं, से भी, ये लगता उल्टा हो गया, इतिहास की रचना खाली स्थान से भी एक महत्वपूर्ण, हाँ सही हो जाएगा, महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण रचना माना, महत्वपूर्ण माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। अब बताओ भाई साहब यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे क्या भरेंगे? इस ग्रंथ को इतिहास की रचना से भी एक महत्वपूर्ण माना गया है, तो बताओ ये कौन सा विकल्प यहाँ पे हम भरेंगे? यहाँ पे कौन सा सर? इतिहास की दृष्टि से, इतिहास की देखो लिया क्या ना हिंदी, इस ग्रंथ की इतिहास की दृष्टि से, क्या लिखोगे सर? दृष्टि भर के देखो एक बार, इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण माना गया, बिल्कुल ये दृष्टि। इतिहास की रचना तुलना से, सर तुलना नहीं भर सकते, पन्ने से भी नहीं, और से भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ये हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, आगे पीछे हो गया सेंटेंस, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं सर, ये देखो बिल्कुल 100% सही सेंटेंस नीचे लिखा गया है। आ जाओ आगे मेरे भाई,
लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। जब हम अपनी भाषा को लिख करके किसी के सामने प्रकट करते हैं तो वो लिखित भाषा होती है। एक भाषा होती मौखिक भाषा, जो जिसके है ना, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं। और एक होता भैया सांकेतिक भाषा, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी भाषा को या अपनी बातों को संकेतों के माध्यम से पहुंचाते हैं। जब संकेत के माध्यम से पहुंचाएंगे सांकेतिक भाषा, लिखकर पहुंचाएंगे तो लिखित भाषा, और जब भैया बोल करके पहुंचाएंगे तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। माने लिखित भाषा जब आती है तो वहां पे हम अपने विचारों को क्या करते हैं, लिखकर प्रकट करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये वाक्य का काल पहचानिए। क्या सामान्य भूतकाल है, सामान्य वर्तमान? सर लिखकर प्रकट करते हैं आए तो भूतकाल की बात ही खत्म कर दो। सर वर्तमान काल हो सकता है, संभाव्य भविष्य? भैया संभाव्य भविष्य की बात ही नहीं कर सकते हम, कहाँ संभावना थोड़ी की जा रही है। जब भी संभावना की बात की जाएगी वहां पे हम लेके आएंगे सामान्य वर्तमान काल। सर लिखकर प्रकट करते हैं तो ये किसकी बात कर रहा है? सर सामान्य वर्तमान काल की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सीता नहीं पढ़ती है, बताओ क्या करेगी सीता? तब जब नहीं पढ़ेगी तो क्या करेगी भाई? सीता नहीं पढ़ती, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? भाववाच्य इनमें से कोई नहीं है सर, कर्तवाच्य कर्मवाच्य। भैया सीता नहीं पढ़ती है, पढ़ना किसके ऊपर डिपेंड करता है? सर सीता के ऊपर पढ़ना डिपेंड कर रहा है। तो ये पढ़ना या पढ़ती जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सीता के ऊपर। तो बोलोगे सर ये कर्ता के अनुसार ये चल रही है क्रिया, तो बोलोगे सर ये सीता क्या होगा, एक कर्तवाच्य हो जाएगा। अगर कर्म के अनुसार होती तो कर्मवाच्य होता है, लेकिन जबकि यहाँ पे कर्ता के अनुसार है क्रिया तो सर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। निम्न में से विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? बताओ इसमें से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? सर विवरण चिन्ह। सर विवरण चिन्ह ये है। निर्देशक सर ये देखो बड़ा होता है और विवरण चिन्ह थोड़ा सा छोटा होता है। लाघव चिन्ह सर ये है, जैसे डॉक्टर लगा देते हैं सर लाघव चिन्ह लगाते हैं, है ना। उपदेशक ये कहीं नहीं है, यही वाला ऑप्शन क्या होगा मेरे भाई, राइट आंसर हो जाएगा सी आपका। नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं भैया। आंख उठाकर ना देखना। भैया आंख उठाकर ना देखना, लज्जित हो जाना क्या? बताओ इसका अर्थ क्या है? अपेक्षा करना, बहुत थक जाना। सर बहुत थकने का अर्थ क्या होता है? सर बहुत थकने की बात आपसे हम क्या करेंगे, बताना एक बार। बहुत थक जाने का अर्थ क्या होगा? सर रोम रोम दर्द होना। या बोल सकते हो सर बहुत थकने का अर्थ क्या देख सकते हो, बताओ। अंग अंग से ढीला हो जाना, अंग अंग से क्या हो जाना, ढीला हो जाना। अंधा हो जाना अलग। उपेक्षा करना और अपेक्षा करना, बताना। आंख उठाकर ना देखना। भैया आंख उठाकर ना देखने का सबसे सुंदर जवाब क्या होगा? उपेक्षा करना होगा। क्या होगा? उपेक्षा करना हो जाएगा। किसी से आशा रखना, अगर मैं भैया किसी से आशा की बात करता हूं तो वहां पे अपेक्षा होती है। किसी से आशा रखना, क्या करोगे? किसी से आशा रखना, और किसी से जब आशा रखने की बात की जाएगी तो वहां पे क्या लिखो? अपेक्षा की जाएगी। किसी से आशा रखना, क्या लिखोगे? किसी से आशा रखना, क्या होगा सर? अपेक्षा होगा, आशा रखना। ये देखो जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है, कभी नाव पर गाड़ी और कभी गाड़ी पर नाव। बहुत शानदार जवाब होगा सर। कभी नाव पर गाड़ी होती है, माने नाव पर गाड़ी आती है, और कभी गाड़ी पर क्या होता है? नाव होता है। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाड़ी अलग चल रही है, नाव अलग चल रही नहीं भैया, ये कोई तर्क नहीं। कभी छोटा महत्वपूर्ण हो जाता है और कभी बड़ा, ये भी नहीं कह सकते। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बिल्कुल देखो जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। जल और स्थल की जगह नहीं भैया, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? बिल्कुल बताएंगे। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? बोलो भाई। आचार्य भरत के अनुसार देखते हैं रसों की संख्या कितनी मानी है, तो बोलोगे आचार्य भरत के अनुसार रसों की संख्या कितनी साथी? 8 है। अगर मैं आपसे पूछूं 8 रसों का नाम बताओ, बताओ 8 रसों का नाम बताओ, तो बिल्कुल सर लिख सकते हो। एक तो हम लिख सकते हैं श्रृंगार रस, एक लिख सकते हो मेरे भाई श्रृंगार रस, एक लिख सकते हो क्या हास्य रस, एक लिख सकते हो भैया हास्य रस, एक लिख सकते हैं करोड़ रस। बताओ एक लिखेंगे करोड़ रस, है ना मेरे भाई। और लिख सकते हो कौन सा रस? भर सर रौद्र रस हो जाएगा। रौद्र, रौद्र रस, रौद्र। अब देखो ये 4 तो हमने लिख दिया, 4 आप बताएंगे। क्या आप बता पाएंगे भैया? बिल्कुल साथी आप बताएंगे। पहला बोलेंगे श्रृंगार रस, दूसरा बोलेंगे घास रस, तीसरा बोलेंगे करुण रस, चौथा बोलेंगे सर रौद्र रस, पांचवा बोलेंगे वीर रस, भयानक रस और विभत्स रस और अद्भुत रस। वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस और अद्भुत रस, बिल्कुल लिख पाएंगे आप। कौन सा रस साथी? वीर रस हो जाएगा।
उसके बाद भयानक रस हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई अद्भुत रस हो जाएगा। कौन सा? अद्भुत रस हो जाएगा, है ना। और एक और रस लिखना, कौन सा भैया? विभत्स रस लिखना। एक क्या लिखो? विभक्त, विभत्स रस लिखोगे, विभक्त रस लिखेंगे। ये पूरे के पूरे रसों की संख्या सर कितनी? रसों की संख्या 8। किसके अनुसार सर? आचार्य भरत मुनि के अनुसार, है ना। आचार्य भरत मुनि के अनुसार कितने रस माने? ये 8 रस माने हैं। 9वां रस कौन सा? बिल्कुल उसको बताएंगे आप। यहाँ आ जाओ। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछें उत्तर दोगे क्या? एक बात पूछे उत्तर दोगे? तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया, उपर्युक्त कविता में कौन सा छंद है? बहुत ही शानदार जवाब आना चाहिए भैया आपका। ये देखो, ये सवाल का लेवल कितना बेहतरीन है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछें दोगे, एक बात पूछें उत्तर दोगे? जब तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ पाया, उपर्युक्त कविता में कौन सा छंद है? सर यहाँ पे मुक्तक छंद है। कौन सा है? मुक्तक छंद है। क्योंकि जानते हो भैया, जो मुक्तक छंद होते हैं, देखो, हाँ ये बिल्कुल क्लियर भैया। ये एक पंक्ति दी गई, देखो यहाँ पे, इसको पढ़ना चाहिए आपको और इसको बताएंगे ये पंक्ति किसकी। अगर मैं आपसे पूछूं सर ये मुक्तक छंद तो है, और मुक्तक छंद किसने लिखा? सर अज्ञे ने लिखा है। किसने लिखा साथी? ये अज्ञे की पंक्तियां हैं, अज्ञे की कविताओं की ली गई पंक्ति हैं। अगर मैं पूछता हूं चार, देखो चरणों की यहाँ पे अनियमितता होती है। पहली एक चीज याद रखना, चरण एकदम देखो, देखो पहले सांप लिख दिया, फिर तुम कहाँ हो, हुए नहीं, ये एक ही तरफ लिखे। इसको एक एक सिस्टम से लिखना चाहिए था। सर सांप तुम कभी हुए नहीं, नगर में कुछ बसना, देखो नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछें, फिर वहीं दे दिया उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहाँ से पाया। तो भैया इसमें क्या? चरणों की अनियमितता है, मतलब इसमें चरण जो नियमित रूप से नहीं सेट किए गए हैं। दूसरी भैया ये स्वच्छंद गति होती है इनकी, है ना, इनकी गति जो होती है स्वच्छंद होती है, और भाव अनुकूल गतिविधियों में होते हैं। इस वजह से भैया इनका कोई नियम नहीं मिलता, और इनका कोई नहीं नियम मिलता। इस वजह से इन्हें हम किस में रखते हैं? मुक्तक छंद में रखते हैं। जैसे एक बोलते हैं ना, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे, कहाँ भैया? इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर देखा, देखो वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे, या देखा मैंने उसे कहाँ? इलाहाबाद के पथ पर। ये भी क्या होगा? ये भी एक मुक्तक काव्य है। इसमें भी कोई भैया, इसमें कोई ये एक मुक्त बोल सकते हैं ये स्वतंत्र गति इसकी होती है, भावानुकूल नहीं है। ये भी क्या होता है? चरणों की इसमें भी अनियमितता होती है। चलो आ जाओ आगे। इसका राइट आंसर क्या होगा सर? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? बिल्कुल बताओ सर। 5, 6, 10, 2 बताओ। अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं? तो बोले सर अलंकार के 2 भेद होते हैं। एक तो होता है, अलंकार के 2 भेद होते हैं, और दोनों भेद कौन होते? सर एक अर्थालंकार होता है, अर्थालंकार होता है। देखो अर्थालंकार होगा, लिखोगे सर, ये अर्थालंकार एक होता है, और एक होता है भैया शब्दालंकार। एक अर्थालंकार, एक होता है शब्दालंकार। अब ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं सर अर्थालंकार में कौन कौन आते हैं? सर अर्थालंकार में उपमा आता है, प्रदीप आता है, संदेह आता है, रूपक आता है, उल्लेख आता है। ऐसी बहुत सी रचनाएं आती, बहुत से अलंकार आते हैं। अगर मैं शब्दालंकार की बात करूंगा सर, यमक आएगा, अनुप्रास आएगा, श्लेष आएगा, है ना, वक्रोक्ति आएगा, विप्सा आएगा। ये सब अलंकार किसके अंतर्गत आते हैं? बोलोगे सब, ये सब शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। बोलेंगे सर हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किस कवि ने किया, या इनमें से किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने किया सर 1929। भैया जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, है ना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसकी पंक्ति भैया? किसकी इतिहास ग्रंथ? किसका? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो भैया इसी पंक्ति में सबसे पहले, इसी ग्रंथ में, अर्थात अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में सबसे पहले किसका प्रयोग किया है सर? काल विभाजन का प्रयोग किया गया है। सबसे पहले काल विभाजन का प्रयोग किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। किस इनकी कौन सी रचना मिलती है, इनकी कौन सी भैया ग्रंथ मिलता है साहित्य का? तो बोलो सर इनका ग्रंथ होता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं।
रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है? तो याद रखना चाहिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य और हिंदी के प्रथम महाकवि। तो हिंदी के प्रथम महाकवि की बात करेंगे तो आपको याद होना चाहिए सर कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, और पृथ्वीराज रासो को काव्य माने हैं और महाकवि चंद्रवरदाई को माने हैं। आप पूरी कहानी पढ़ते हैं तो आपको पता होगा पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई बचपन से ही एक अच्छे मित्र थे और लास्ट तक ये लोग साथ ही मरते हैं, है ना मेरे भाई। पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा? तो याद होना चाहिए पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा मेरे भाई? तो चंद्रवरदाई ने लिखा। चंद्रवरदाई की पूरी कहानी नहीं हो पाती, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो को पूरा नहीं कर पाते, इस वजह चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने इसको पूरा किया था। बिल्कुल साहित्य की कहानी मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। देखो, विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? बिल्कुल याद रखना चाहिए सर, विनय पत्रिका किसकी रचना होगी? सर तुलसीदास की है, सूरदास की नहीं है, कबीर की नहीं है, रहीम की नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट सवाल पे। सर चंदायन किस भाषा का काव्य है? बताना। राजस्थानी सर, चंदायन कहाँ की है? सर चंदायन के मुल्ला दाऊद। रचनाकार कौन? सर मुल्ला दाऊद, याद रखना चाहिए आपको, मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। किस भाषा में लिखी गई? सर अवधी भाषा में। किस भाषा में मेरे भाई हो जाएगी? तो ये अवधी भाषा में हो जाएगी। किस भाषा में? अवधी भाषा में हो जाएगी। बताओ, क्लियर है ना? ये कैसा काव्य है बताओ एक बार, ये काव्य कैसा? बोलोगे सर ये सूफी प्रेम काव्य है। जो ये चंदायन है सूफी प्रेम काव्य है, ये भी लिख सकते हो आप, सूफी प्रेम काव्य है ना भाई। सूफी प्रेम काव्य कौन सा है? चंदायन है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। अच्छा एक चीज और, हाँ यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ सर इसमें कौन कौन से पात्र थे, आप बता सकते हैं यहाँ पे चंदायन में कौन कौन से पात्र हैं? तो बिल्कुल याद रखें, चंदायन में भैया 3 पात्र मुख्य होते हैं, एक तो चंदा है, दूसरा लोर है, तीसरा मैना है। एक कौन है? एक चंदा है, दूसरा लोर है और तीसरा कौन सर? मैना है। लोर और मैना ये 3 इसके मुख्य पात्र हैं। ये कौन सर? ये तीनों मुख्य इसके पात्र हैं, है ना। पात्र का मतलब जो इसमें भाग लेते हैं। आ जाओ आगे देखते हैं मेरे भाई। निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगी नहीं है? इसमें से बताओ कौन सा ऐसा कवि जो भारतेंदु युग नहीं है? बकिया 3 कवि इसमें से भारतेंदु युग हैं। बोलोगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये सर कौन है? तो बोलोगे ये मेरे भाई भारतेंदु युग के हैं, ये भारतेंदु युग के हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह ये भी हैं, अंबिका दत्त व्यास ये भी हैं, लेकिन श्रीधर पाठक ये नहीं है। श्रीधर पाठक मेरे भाई नहीं है, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आत्मजयी इनमें से किस विधा की पुस्तक है? बिल्कुल बताना, आत्मजयी किसकी पुस्तक है? बोलोगे कुंवर नारायण की। पहला सवाल सर आत्मजयी किसका है? तो कुंवर नारायण का। किसकी रचना साथी? कुंवर नारायण की, है ना। अब एक बार बताओ मुझे, जो कुंवर नारायण की रचना है ये किस विधा में लिखी गई है? सर ये काव्य विधा में लिखी गई है। किस विधा में? तो साथी ये काव्य विधा में लिखी गई है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे क्या इसमें भैया कोई पुरस्कार मिला है कि नहीं मिला? क्या साहित्य अकादमी मिला है कि कुछ और मिला? तो बोलोगे सर इस पे व्यास सम्मान मिला है, और व्यास सम्मान कब मिला? 2005 में मिला है। और ये इस पे क्या मिला मेरे भाई? व्यास सम्मान मिला है। इस रचना में क्या मिला? व्यास सम्मान मिला है। और एक सवाल आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड 100% आएगा, एक सवाल आपके सामने बिल्कुल आएगा मेरे भाई। तो बिल्कुल साथी याद रखेंगे सर आत्मजयी कुंवर नारायण की है और ये काव्य विधा में लिखी गई है। इस पे 2005 में देखो क्या भैया व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? बताना एक बार, एक मुलाकात कहानी के कथाकार कौन है? तो याद होना चाहिए सर एक मुलाकात जो कहानी है इसके देखो कथाकार कौन है सर, इसको कौन कहे हैं? तो बोलो भैया इसमें कौन? ऊषा राजे। ऊषा राजे बोलते हैं। कौन की है? ऊषा राजे, या इन्हीं को बोलते हैं ऊषा राजे सक्सेना। क्या बोलोगे सर? ऊषा राजे सक्सेना बोल देते हैं इनको। देखो ध्यान से याद रखें, इनको पूरा अगर हम बोलते हैं तो ऊषा राजे सक्सेना, ऊषा राजे सक्सेना। बोलो भाई यहां तक क्लियर है ना? आपको एक बार बताना, ऊषा राजे सक्सेना। ऊषा राजे सक्सेना की अगर हम बात करते हैं तो ये यूनाइटेड किंगडम की भारतीय मूल की एक ऐसी पहली महिला है, ये पहली लेखिका हैं ये जो यूनाइटेड किंगडम में अपना नाम रोशन की हैं, पूरे भारत का नाम रोशन की हैं। ये भारतीय मूल की लेखिका हैं, लेकिन ये कहाँ पे नाम रोशन किए हैं? सर यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, आगे आ जाओ।
आगे देखो मेरे भाई, याद रखना, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं, बताना। चाबुक निबंध के संग्रह के रचनाकार कौन से? प्रेमघन है, जयशंकर प्रसाद है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, भैया महादेवी वर्मा है। तो इसका जवाब क्या होगा साथी? बोलोगे भैया कि चाबुक निबंध के संग्रहकार कौन होते हैं? तो भैया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। नेक्स्ट सवाल, दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? बहुत ही शानदार होना चाहिए साहब। बंग महिलाओं की ना सर, बंग महिला का नहीं है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। किसका है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की ये रचना हो जाएगी मेरे भाई। दीप जले शंख बजे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लेंगे। दीप जले शंख बजे, ये किसकी पंक्ति हो जाएगी? बोलोगे सर ये पंक्ति होगी, सॉरी ये रचना किसकी होगी? तो बोलोगे सर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की होगी। सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताना एक बार, इनकी किस कृति के लिए भैया इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो बोलोगे साथी इनकी चिदंबरा। कब मिला था? 1968 में। सबसे पहला हिंदी का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार है। ये भी सवाल पूछा जाएगा, पहला हिंदी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? सुमित्रा नंदन पंत को मिला। कब मिला? 1968 मिला। किस रचना पे मिला भैया? चिदंबरा पे मिला। किस पे मिला? चिदंबरा पे मिला। आगे आते हैं, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल किया गया? भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को शामिल किया है सर? 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। अनुसूची 8 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक है। अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक है। भैया हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बोलोगे सर हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर मैं पूछूंगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? साथी बोलोगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। बिल्कुल याद रखें, ये विश्व हिंदी दिवस है। ये देखो क्या है भैया, हिंदी दिवस है। और अनुच्छेद कहाँ से क्या सर? 343 से 351 तक। संविधान की किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। तो इसमें से कौन सी भाषा सर? मगही जो है साथी, वही आपका राइट आंसर। ये 22 भाषाओं में इसको नहीं सम्मिलित किया गया है। आगे आते हैं प्यारे साथी, बस यहीं तक था ये सेशन। अगर आपको मजेदार लगी, आप इस सेशन में जुड़े, आपको अच्छा लगा, तो बिल्कुल साथी एक बार अन्य सभी साथी तक इस सेशन को शेयर करेंगे। और अगर इस सेशन से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं, ये पूरा हूबहू पीडीएफ इसके आंसर की और भी अन्य चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो मेरे साथी हिंदी बाई रासर यूट्यूब चैनल जब आप ओपन करेंगे, वहाँ पे आप क्या मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे नीचे, तो आपको मेरे भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल पे जा करके आप इन सभी पीडीएफ को डे बाई डे अर्थात डे फर्स्ट से लेकर के आज 6वें डे की जितनी भी क्लास हुई अभी तक, 6वीं क्लास जो आज हो रही है भैया, इस 6वीं क्लास तक के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो साथी आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं मेरे भाई, आप बिल्कुल एक बार ऐसा करेंगे और आप धीरे धीरे हम लोग 40 सेट जब कर ले जाएंगे तो आपका मनोबल और भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बस इतनी ही क्लास रखूंगा। अब अगली क्लास आपको अगले दिन मिलेगी। तो ये क्लास डेली 9 बजे सुबह में चलती है, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे और डेली 9 बजे सुबह में जुड़ने का प्रयास करेंगे। जय हिंद साथियों।